गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं हर एक एग्जाम में आता है और नॉर्सेट के हर एक एग्जाम में आया है। आइए देखते हैं। मैंने एक एनालिसिस करी, उसमें मुझे पता लगा कि नॉर्सेट 1, 2, 3 में तो आया ही आया है, और जब से नॉर्सेट 5.0 आया है प्री और मेंस के साथ, लगभग हर एक शिफ्ट और हर एक पेपर में इनके क्वेश्चंस आए हैं। ऐसा ताबड़तोड़ टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आज एनक्लेक्स का। जी हां, दैट इज रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आप मानो या ना मानो, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में इनके क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आपको पता है, हम सब अंडरलाइन करके पढ़ते हैं और एक एक चीज को अच्छे से सोच समझ के पढ़ते हैं। तो अ 10-year-old boy with asthma is treated for an acute exacerbation in the emergency department. The nurse caring for a child would monitor for which sign, knowing that it indicates a worsening of the condition. ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। एक तो ये जो है हमारा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बेस है और जो कि बहुत जरूरी है अस्थमा से रिलेटेड होने के लिए। आइए आपको थोड़ा अस्थमा मैं पढ़ा देता हूं। अस्थमा, इट इज जनरली द inflammation of the airway। अच्छा, आप सब एक चीज बताओ कि मैं एक इन्फ्लेमेशन बता रहा हूं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे है, बट क्या आपको कॉजेस पता है कि किन किन तरीके से इन्फ्लेमेशन हो सकती है एयरवेज की, या हमारी बॉडी में जनरल इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म क्या होता है? आइए देखते हैं। ये हमारे लंग्स, ठीक है। लंग्स में हमारे पास हमारी एयरवे होती है, अपर एयरवे एंड लोअर एयरवे, ठीक है। अब क्या होता है, ड्यू टू अस्थमा, ठीक है, ये मैंने नॉर्मल नॉर्मल पैसेज बना दिया है जो कि हमारे एयरवे का है। अब क्या होता है इसमें, नैरो ऑफ एयरवे प्लस म्यूकस फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक खाली पाइप लेते हैं, ठीक है, उस खाली पाइप में अगर आप फूंक मारते हैं तो नॉर्मली विदाउट रेजिस्टेंस वो चली जाती है आराम से। बट अगर मैं उस पाइप को पतला कर दूं या बीच में से पकड़ लूं तो आपकी फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी, और एक जो आवाज होती है एयरवे पैसेज की वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तो नैरो हो जाता है पैसेज, ठीक है। पहले नॉर्मल पैसेज ऐसा था, उसके बाद ये एबनॉर्मल पैसेज ऐसा हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर म्यूकस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा पैसेज जो होता है हमारा वो नैरो हो जाता है। अब आप खुद देखिए, इसमें एयर, इसमें जो एयर है वो इतने डायमीटर से जाएगी, पास होगी। पर अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल अस्थमैटिक की, तो उसमें क्या है, एयर जो है बहुत कम रास्ते से जाएगी, और कम रास्ते से जाने के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे बोलते हैं वीजिंग। लाल से लिख देता हूं, वीजिंग साउंड। और ये होता है अस्थमा का क्लासिक साइन के इन एन अस्थमेटिक पेशेंट वी हैव टू लिसन द वीजिंग ब्रीथ साउंड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रास्ता जो है हवा जाने का वो बहुत ही कम हो गया है, नैरो हो गया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है, आप इसी से समझ जाओगे। इन्होंने बोला कि आपको जो है वो वर्सनिंग साइन बताना है कि एक अस्थमेटिक पेशेंट है, उसका अस्थमा वर्सन हो रहा है तो क्या साइन दिखेगा। अब देखिए, ड्राई, वार्म एंड ड्राई स्किन, कहीं से लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला आ जाओ, डिक्रीज वीजिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के ना सबको लगता है डिक्रीज वीजिंग का मतलब है कि जो हमारी अस्थमा की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीजिंग कम होने का मतलब है जो नैरो पाथवे था वो और ज्यादा नैरो हो गया, जिसकी वजह से पहले तो वीजिंग की साउंड आ भी रही थी, अब उसमें से साउंड ही नहीं आ रही है। समझे? ये ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा।
अस्थमा से रिलेटेड, और ये PYQ है, ये आता ही आता है अस्थमा से रिलेटेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वीजिंग जो नॉर्मल थी जितनी आ रही थी, अब वीजिंग डिक्रीज हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये डायमीटर मानो, ठीक है, एयरवे का, अब इसका पाथवे आप देख सकते हो इतना है, अगर मैं और कॉन्स्ट्रिक्ट कर लूं तो जो पहले वीजिंग आ रही थी ना, अब वो भी नहीं आ रही है, मतलब जो कंडीशन थी वो और ज्यादा डिटोरिएट हो रही है, वर्सनिंग की तरफ जा रही है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो दैट इज डिक्रीज वीजिंग। ठीक है, पल्स रेट 90 बीट्स पर मिनट कितनी होती है नॉर्मल, अब आप खुद बताओ ये नॉर्मल रेंज में है या नहीं। रेस्पिरेटरी रेट क्या ये नॉर्मल रेंज में है या नहीं। ठीक है, अस्थमा बढ़ाऊं थोड़ा, ये मैंने आपको नॉर्मल बताई, क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको थ्योरी बताई कि ऐसी क्यों होता है। ठीक है, अब इसके मैं बता देता हूं कि कॉजेस क्या होता है अस्थमा के। राइटिंग अच्छी हो गई ना मेरी, आई नो आई नो। आखिर तुम्हें चाहना है, जरा देर लगेगी, नॉर्सेट के लिए था ये गाना, समझ आया ना। बारिश का बहाना है। ठीक है, अस्थमा के कॉजेज बेसिकली क्या होते हैं, देखो जो पहला एक प्राइमरी कॉज होता है दैट इज एलर्जेंस। इफ यू हैव अ एलर्जी, तो जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। और इस एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस की वजह से अस्थमा क्रिएट होता है। ठीक है, और एलर्जेंस, एलर्जेंस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, जैसे डस्ट हो गया, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से होती है, मुझे भी एक माइल्ड फॉर्म ऑफ एलर्जी है वो है कॉफी से, और जबकि अभी पिया मैंने, बट आपको पता है मुझे बहुत टाइम बाद पता लगा मुझे नेस्कैफे से एलर्जी है, ब्रू से नहीं है। ठीक है, ठीक है, वो एलर्जेंस कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिसिन हो सकती है कोई, है ना। तो देयर आर मैनी एलर्जेंस जो आपकी बॉडी को अस्थमैटिक की सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। ठीक है, दीज आर द कॉजेज। वैसे अस्थमा एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने अंदर ही, चलो थोड़ी पैथोफिजियोलॉजी समझाता हूँ कि होती क्यों है। ठीक है, बारिश का बहाना है, कॉपीराइट तो नहीं आ जाएगा ऐसे, जरा देर लगेगी, आखिर तुम्हें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हमारे पास एक होता है ट्रिगर्स जो अस्थमा को कॉज करे, मतलब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ जैसे कॉफी। ठीक है, इस ट्रिगर ने क्या करा, ये पता है ना, लीड टू का साइन होता है, BSc में करा होगा आप लोगों ने, दिस एरो मतलब लीड्स टू। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, IgE प्लस मास्ट सेल्स का एक्टिवेट करते हैं रिस्पॉन्स। अब जब ये रिस्पॉन्स करते हैं मतलब ये एक्टिवेट होते हैं उस एलर्जेन से, तो हमारी बॉडी में हिस्टामाइन माइंस एंड साइटोकाइनेज, ये सब जो है ये एक्टिवेट होते हैं, रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और जब इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस देखने को मिलते हैं तो नैरोइंग ऑफ पाथवे होती है, नैरो ऑफ पाथवे, और इन नैरो पाथवे की वजह से डिस्निया, DYESNEA, डिस्निया, डिफिकल्टी इन, दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ,
ब्रीदिंग दिखने को मिलती है ड्यू टू एनी एलर्जेंस, कुछ भी हो सकता है वो, इट मे बी एनीथिंग, मैंने आपको बता दिया। बट एक मेन करेक्टर है वीजिंग, जिसका मुझे थोड़ा सा समझाना था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। निमोनिया, अगला क्वेश्चन, द पेरेंट ऑफ एन 8 year old चाइल्ड बीइंग ट्रीटेड फॉर द राइट लोअर लोब निमोनिया। ठीक है, राइट लोअर लोब का निमोनिया है। At home, calls the clinic nurse. The parents tell the nurse that the child complains of discomfort on the right side. ठीक है, and that ibuprofen is ineffective. Which instructions would the nurse provide to the parents? कि राइट लोअर साइड का निमोनिया था और राइट साइड में लेटने में उसे दिक्कत आ रही है, आइबुप्रोफेन ली है, विच इज इनइफेक्टिव। तो अब बताओ क्या करना है। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी, बोला डायग्राम ही चेप देता हूं ऊपर, कॉपी, तो तुम्हें समझ आएगा पैथोफिजियोलॉजी में क्या बताना चाह रहा हूं। देखो, ये राइट साइड हो गया लंग्स का, ये लेफ्ट साइड्स, इन्होंने बोला जो राइट लोअर लोब है, ठीक है, अरे ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा निमोनिया। निमोनिया इट इज द इन्फ्लामेशन इन लंग्स पैरेन्काइमा, ठीक है, जिसकी वजह से भैया दिक्कत आ रही है। अब भाई दिक्कत तो आ रही है, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, देखो, राइट साइड में दिक्कत पहले से है, लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि आपके बच्चे को राइट साइड पे लेटाओ। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या होगा, जो लेफ्ट साइड का लंग्स है ना, उसको एक्सपेंड होने की ज्यादा जगह मिलेगी, और जब उसे एक्सपेंड होने की ज्यादा जगह मिलेगी तो वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, जिसकी वजह से जो डिस्निया है वो रिलीज हो जाएगा, मतलब डिस्निया की प्रॉब्लम उसे नहीं आएगी, ब्रीदिंग प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, दैट इज निमोनिया। एंड निमोनिया में जिस साइड होता है हम पेशेंट को उसी साइड को लेटाने के लिए बोलते हैं, दैट इज अ गोल्डन रूल, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा कि राइट साइड में है तो एनकरेज द चाइल्ड टू लाई ऑन द राइट साइड। ठीक है, क्या आपके ऊपर हक है कि आप डोज और फ्रीक्वेंसी ऑफ आइबुप्रोफेन बढ़ा सकते हो? एब्सोल्युटली नॉट, दैट्स व्हाई हम उसमें बढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल भी। चलो अगला क्वेश्चन, ये पीवाई क्यू है भाई, बहुत बार आया है अगला क्वेश्चन जो है, बहुत बार। A parents express concern to the nurse regarding sudden infant death syndrome. Sits. The parents ask the nurse how to position the new infant for sleep. In which position would the nurse tell the parents to place the infant? ठीक है, देखो SIDS की सिचुएशन में क्या होता है ना, बेसिकली इन्फेंट जो है अगर हम उसे प्रोन पोजीशन में लेटाते हैं या उसका एयरवे किसी भी चीज से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, प्रोन पोजीशन ऐसी रहेगी, उल्टा लेटेगा तो बेड से उसका ऑब्स्ट्रक्टिव होगा, मतलब उसको डिस्निया हो जाएगा और सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, इन्फेंट है वो बता नहीं सकता कि भाई दिक्कत हो रही है, तो उस चीज में दिक्कत आएगी। तो हमें अगर बच्चे को उल्टा लेटाना है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका एयरवे ब्लॉक ना हो, जिसकी वजह से इन्फेंट की सडन डेथ हो सकती है हाइपोक्सिया की वजह से। तो आपको क्या लगता है? पहली चीज तो साइड और प्रोन, देखो प्रोन में मोस्ट चांसेस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट होने की। ठीक है, बच्चे को अगर आप उसके पेट के बल लेटा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज, साइड लाइंग में अगर आप हेड ऐसे करके बच्चे को लेटा रहे हो, उसका फेस साइड में करके लेटा रहे हो, इतने चांसेस नहीं है, तब भी देर आर मैक्सिमम चांसेस कि उसका बच्चा हिले और उसकी वजह से उसने मुंह मूव करा और तो वो लैंड अप इनटू हाइपोक्सिया कंडीशन। ठीक है, तो हम प्रोन पोजीशन जितने भी हैं इनको हम नहीं देंगे बिल्कुल भी। स्टमक विद द फेस टर्न, यही चीज मैंने आपको बताई, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। द राइट आंसर इज बैक रेदर
देन ऑन स्टमक, बैक मतलब ये कौन सी पोजीशन हो गई हमारी, सुपाइन, ठीक है। और सुपाइन पोजीशन मदर की कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, जल्दी बताओ कौन सी कंडीशन हो जाती है अगर हम मदर को बहुत टाइम तक सुपाइन कंडीशन, सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए बोल देंगे। ये कमेंट कर दिया ना अगर तुमने, उसके कमेंट को अगली वीडियो में मैं फीचर करूंगा उसको, ठीक है, जिसने जल्दी कर दिया। आ जाओ जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस मेरी थीसिस का टॉपिक है, मेरा पुराना प्यार सिस्टिक फाइब्रोसिस। चलो, a clinic nurse is providing instruction to a parent of a child with cystic fibrosis regarding the immunization schedule for the child. Which statement would the nurse make to the parents? पता है सिस्टिक फाइब्रोसिस होती क्या है? आई नो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज जनरली अ, एक मिनट, मैं अपने टेबल पे थोड़ी जगह बना लूं। आई हैव समथिंग फॉर यू गाइस, स्पेशली फॉर यू गाइस। देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस में जनरली पता क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना डक्ट्स होते हैं जिनके अंदर फ्लूइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, मूव करता है। फॉर एग्जांपल हमारा स्वेट, ठीक है, हमारी स्वेट डेवलप होता है और वो हमारी बॉडी के बाहर जो है वो आके रिलीज होता है, ठीक है। बट अगर एक ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसके आपके जो सेक्रीशंस है बॉडी की वो बाहर ना आ पाए, फॉर एग्जांपल सलाइवा, फॉर एग्जांपल स्वेट, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक जूसेस, वो अगर उस जगह तक पहुंच ही ना पाए तो आपको पता है कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है। जी हाँ, इसी बीमारी का नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस। मेरी तो थीसिस का टॉपिक है, मैं तो लाइव पेशेंट देखे हैं इस चीज के। देखो, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले मैं आपको एक स्किन का एग्जांपल लेता हूँ। डायग्राम से आप थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। जरा देर लगेगी बारिश का वहां, यार ये गाना पता नहीं क्यों मेरे माइंड में चिपक गया है। हालांकि वो भी ऑटो वाला जा रहा था ये बजाते हुए और मेरे दिमाग में चिपक गया ये गाना, क्या करूं मैं। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो, इसको बोलते हैं क्लोराइड चैनल, ठीक है। क्लोराइड चैनल का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, मूवमेंट का, ठीक है। ये मूवमेंट करता है इनसाइड टू आउटसाइड चीजों का, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी भी जगह म्यूकस देना है, ठीक है, तो क्लोराइड चैनल, जैसे ये मान लो ये अंदर की है और ये बाहर की जगह है, ठीक है। मान लो बाहर म्यूकस चाहिए, ये येलो कलर का म्यूकस है, ठीक है। तो क्लोराइड चैनल के थ्रू एक प्रॉपर जीन होता है CFTR जीन, तो क्लोराइड चैनल के थ्रू जो वर्क कराता है वो म्यूकस इकट्ठा होता है वहां पर, ठीक है, मतलब अंदर की तरफ से बाहर की तरफ गया या जहां पहुंचाना था वहां पर गया। बट ड्यू टू CFTR जीन हमारे क्लोराइड चैनल खराब हो जाते हैं। अब अगर हमारे अल्टर, जैसे जीन अल्टर हुआ CFTR जीन, उसकी वजह से क्लोराइड चैनल खराब हो गए और क्लोराइड चैनल जैसे खराब हुआ ट्रांसपोर्टेशन हो गया बंद। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ, फॉर एग्जांपल हमें सलाइवा चाहिए है ना, फॉर एग्जांपल हमें सलाइवा क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा पहला प्रोसेस होता है खाना खाने का, हमारे मुंह में फूड गया तो सबसे पहले आपको पता है हमारा सलाइवा भी थोड़ा एसिडिक मीडियम का होता है, स्लाइटली एसिडिक, नॉट दैट मच एसिडिक। तो हमारे मुंह के अंदर जो है वो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सलाइवा के थ्रू, ठीक है। उनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, हमने करा, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हुआ, फिर आगे गया, फिर अंदर गया, फिर ऐसे ऐसे पूरी जो होती है, ठीक है। बट अगर सलाइवा बनेगा ही नहीं तो प्रोसेस स्टार्ट होगा,
ये मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर CFTR जीन के अल्टरेशन के कारण सिस्टिक फाइब्रोसिस नामक बीमारी होती है, और ये मेनली अफेक्ट करती है हमारे मल्टी सिस्टम ऑफ बॉडी। उसमें कौन कौन से होते हैं? पहला जो मेन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरा होता है डाइजेस्टिव। तभी आपने सुना होगा कि जो CFT मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर्स बोलते हैं उसे, CF जो बीमारी होती है इसके अंदर जनरली क्रियॉन्स देते हैं, मतलब उसे बोला जाता है जब भी आप खाना खाओ उसे उसके साथ क्रियॉन्स ऐड करो। क्रियॉन्स क्या होता है? एक तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो कि रिलीज नहीं हो पाते सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले के बच्चों में। अगर वो रिलीज नहीं हो पाते तो उसका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और बच्चा मेल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएगा, वो अनअब्जॉर्ब्ड ही हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो क्रियॉन्स देते हैं बच्चे को ताकि उसका खाना जो है वो एब्जॉर्प्शन हो, उसका उसकी बॉडी के अंदर लगे। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब जो है ये सब काम करते हैं। हाँ, हालांकि अब इसकी ड्रग्स आ गई हैं। देखो, जो इंडिया में अगर मैं बता दूं तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो होता है वो 20 to 25 ईयर्स का बच्चे का होता है। ठीक है, उसमें भी बहुत सारा आपको पता है। अब मान लो हमारे हमारे पास म्यूकस आया, ठीक है, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें म्यूकस जनरेट हुआ। अब वो म्यूकस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बच्चे को निमोनिया हो जाता है, और निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के कारण आगे की दिक्कतें आ जाती हैं। आपको पता है ये एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे को प्रोलॉन्ग टाइम तक चेस्ट फिजियोथेरेपी चलती है। उसको ठंडे इन्वायरमेंट में नहीं लेके जा सकते, उससे जुकाम हो जाएगा, जुकाम होते ही वो सेक्रीशन जो होंगे वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, वहां पे इकट्ठा होते रहेंगे। ऐसी बीमारी है, और इसके ड्रग्स आ गए हैं। कैफ्टर कैफ्टर करके, जिस भी ड्रग के पीछे कैफ्टर लिखा हो वो इसकी ड्रग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ईवा कैफ्टर, एलेक्सा एलेक्सा कैफ्टर और टेजा कैफ्टर। इसकी नई ड्रग्स लॉन्च हुई है, पर ये बहुत महंगी है यार, नॉर्मल बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो दैट इज अ मतलब इसकी बहुत बड़ी थ्योरी है, मैं बताने को चाहूँ तो बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, बट नहीं, अभी नहीं, हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, उसकी अलग से क्लास ले लूंगा मैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी की। इससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और बेबी में अगर एक साइन एंड सिम्टम से मैं बात करूं, ठीक है, तो वो दिखते हैं हमें सॉल्ट किस। जब माँ बाप बच्चे को किस करते हैं, चूमते हैं, तो वो कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा सॉल्टी दिख रहा है, और सॉल्टी दिख रहा है तो इसका मतलब क्लोराइड चैनल्स आर डैमेज्ड, एक्यूमुलेशन हो रहा है क्लोराइड्स का, जिसकी वजह से टेस्ट सॉल्टी दिख रहा है। तो इसलिए, ठीक है। तो हाँ, अब इसके आंसर पे आते हैं हम। इसमें हमें क्या बताना है? द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विल नीडेड टू बी अल्टर्ड। नो, नहीं, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से हमें कोई अल्टर नहीं करना। द चाइल्ड शुड नॉट रिसीव एनी हेपेटाइटिस वैक्सीन। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? कि दिक्कत है बच्चे में? द चाइल्ड विल रिसीव ऑल द इम्यूनाइजेशन। हाँ ठीक है। A child will receive the recommended basic series of immunization along with the yearly influenza vaccine. Yes, this is the right answer. ये ऑल द वैक्स इम्यूनाइजेशन मुझे समझ नहीं आता कि ये तो एक बहुत ब्रॉड टर्म हो गई ना। ऑल द इम्यूनाइजेशन क्या, जो 15 साल तक या कुछ आगे तक लगने हो सारी एक साथ थोड़ी लगा दोगे कि उसे इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है। भाई जो टाइम की वैक्सीन है वही तो लगाओगे ना। तो चाइल्ड विल रिसीव रिकमेंडेड बेसिक सीरीज ऑफ इम्यूनाइजेशन, मतलब जो उसके एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन हैं वो सारी लगती रहेंगी उसे, अलोंग विद द ईयरली इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा मैंने क्यों बोला है? क्योंकि देखो बच्चे को रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइजेस बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव टू गिव इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ताकि जो हम उसकी कंडीशन को बचाते फिर रहे हैं ना वो एक्सेसबरेट ना हो जाए। क्या बोलते हैं इसे? एक्सरबरेट, एक्सिलरेट, फैक्सिलरेट, कुछ था ना यहाँ पे अभी एक नाम ये। हाँ, एक्सरबेशन, एक्सर
एक्सरबेशन, एक्सरबेशन बोलते हैं क्या? को ना पता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। द इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विद एपिग्लोटाइटिस, is assessing the child. The nurse would monitor for which indication that the child may be experiencing airway obstruction. एपिग्लोटिस का काम क्या होता है बताओ? देखो बेसिक चीजें ना आपको क्वेश्चन में पता होनी चाहिए, तभी आप जाके आगे बताओगे। एपिग्लोटिस में होता है इन्फ्लेमेशन होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मतलब क्या होता है? हाँ, काम क्या है एपिग्लोटिस का? इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जब आप खाना खाते हो तो आपके लंग्स में ना चले जाए, ठीक है, और अगर आप सांस लेते हो तो आपको पता है ना, आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आप कुछ सटकते हो या आप स्वेलो करते हो तो उसके साथ आप सांस नहीं ले सकते, तो उसका काम एपिग्लोटिस का होता है। अब एपिग्लोटिस जो भाई साहब हैं, हमारे जो ढक्कन है, उनका इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो अब बताओ कि बच्चे को कैसे पता लगे, मतलब कैसे पता लगा कि भैया ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है? द चाइल्ड एग्जिबिट्स नेजर फ्लेयरिंग एंड ब्रेडिकार्डिया। ये थोड़े जो एआरडीएस की तरफ का ऑप्शन चला गया, ठीक है। द चाइल्ड इज लीनिंग फॉरवर्ड विद द चिन थ्रस्ट आउट, मतलब आगे को हुआ। देखो जनरली किसको सांस नहीं आती वो क्या करता है, गला पकड़ लेता है ऐसे खांसी करता है, ठीक है। लीन फॉरवर्ड होता है और वो खांसी करता है, अगर उसके थोड़ी सी ऐसा लगता है कुछ अटक गया या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना, आगे को झुकता है ना। कभी देखा है जिसके गले में कुछ अटक गया, उसे खाना अटक गया और वो ऐसे करके खांस रहा? नहीं ना, ठीक है। इट इज वन ऑफ द ऑप्शन। द चाइल्ड हैज अ लो ग्रेड फीवर। फीवर क्यों भाई? ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, मैं समझ रहा हूँ, बट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हमारा मेन कंसर्न है ना। द चाइल्ड इज लीनिंग बैकवर्ड। देखो एनक्लेक्स में मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई है शुरू से, दो क्वेश्चन जो अपोजिट बातें कर रहे हो ना, शक वही है, शक उन दोनों में से एक पे ही जाना चाहिए कि यही होगा, ठीक है। अ चाइल्ड इज लीनिंग बैकवर्ड, पहली बात तो जब किसी को ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो कभी भी लीन बैकवर्ड नहीं करता है, वो लीन फॉरवर्ड ही करता है हमेशा से, ठीक है। तो बैकवर्ड लीनिंग इज नॉट द आंसर, इज लीन फॉरवर्ड विद द चिन थ्रस्ट आउट, ऐसे। जैसे आप खांसी करते हो या कुछ अटकता है या आप मान लो पानी पीते हो, उसकी कुछ ड्रॉप्स हमारे ट्रैकिया तक पहुंच जाती है, मतलब पहुंच जाती हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि धसका लग रहा है, तो आप खांसी आगे मुड़ के ही करते हो ना। ये तो बेसिक लॉजिक सेंस है भाई, ठीक है। अ चाइल्ड विथ क्रूप इज प्लेस्ड इन अ कूल मिस्ट टेंट, द पेरेंट्स बिकम कंसर्न्ड बिकॉज द चाइल्ड इज फ्राइटेंड, कंसिस्टेंटली क्राइंग एंड ट्राई टू क्लाइंब आउट ऑफ द टेंट। ओके, कूल मिस्ट टेंट पता है क्या होता है? बच्चे का क्राइंग कर रहा है, ट्राइंग टू क्लाइम आउट द टेंट, ठीक है। टेंट मतलब एक तरीके से जो बच्चा होता है ना, उसके मुंह पे एक बहुत बड़ा सा एक शील्ड टाइप होती है, वो रख देते हैं, जिसके अंदर हम एक कूल मिस्ट चीज का एक नेबुलाइजेशन देते हैं, ठीक है। ओके, हमें एक अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है। टेल द पेरेंट्स दैट द चाइल्ड मस्ट स्टे इन द टेंट, जबरदस्ती है ये तो, क्वेश्चन जबरदस्ती बोल रहा है कि पेरेंट्स को बोलो हिला हिला मत देना बच्चे को, टेंट के अंदर ही रखो। प्लेस अ टॉय इन द टेंट टू मेक द चाइल्ड फील मोर कंफर्टेबल। टॉय ठीक है, बट क्या, ठीक है मैं आगे क्वेश्चन में समझाता हूँ कि टॉय क्यों नहीं होगा। कॉल द पीडियाट्रिशियन एंड ऑब्टेन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर द माइल्ड। अच्छा, मतलब पेशेंट हल्की सी दिक्कत है तो सीधा सीडेट मार दो, कितना बढ़िया ऑप्शन है। इट इज नॉट एथिकल भाई, पहली चीज ये सिडेशन, मतलब सिडेशन का यूज बिल्कुल भी हम ऐसे नहीं करते कि भाई हमें दिक्कत हो रही है तो सीडेट मार दो, नहीं, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। लेट द पेरेंट होल्ड द चाइल्ड एंड डायरेक्ट द कूल मिस्ट ओवर द चाइल्ड फेस। यस, देखो पीडियाट्रिक ना थोड़ी एडल्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि बच्चे को संभालना ना इट्स वेरी टफ टास्क, और द इजी वे टू हैंडल द चाइल्ड इज पेरेंट्स। सच में, जैसे मैं अपनी ड्यूटी की बात बताता हूँ, मैं जाता था, मैं व्हाइट कोट पहन के गया, बच्चा देख के डर गया, दूर से ही रोना शुरू, जैसे पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। बट फिर मैं उसकी मम्मी से बात करता था, हल्के हल्के बच्चे से बात करता था। अब पीडियाट्रिक वहां पे तो खिलौने भी होते हैं, उसके खिलौने से खेलता था, एक आईपीआर मेंटेन करता था, तो उसे ट्रस्ट हो जाता था, ठीक है। अब उसे ट्रस्ट हो जाता था ना, तो इजीली बात मान लेता था। जैसे हमें असेसमेंट करना पड़ता था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट, उसके लिए वो बहुत ज्यादा, मतलब देखो अब ऐसा तो है नहीं भाई, बच्चे को एग्री करना बहुत बड़ा टास्क होता है, और बच्चे को एग्री आप तभी कर सकते हो जब आपका आईपीआर अच्छा हो, यू नो हाउ टू हैंडल द किड्स, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक होता है, देखो मदर रहती ही एक अटेंडेंट बच्चे के पास रहता ही रहता है, क्योंकि बच्चा ना थोड़ा नटखट होता है, उनका ध्यान रखने, अब हम हमेशा फिजिबल नहीं है ना उसका ध्यान रखने के लिए।
तो इसलिए मदर रहती है, तो मदर के सपोर्ट के साथ हमें काम करना है, तो इट इज द बेस्ट ऑप्शन। सेडेट क्यों करना है भाई, इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग ना। लेट द पेरेंट होल्ड द चाइल्ड एंड डायरेक्ट द कूल मिस्ट ओवर द चाइल्ड फेस। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ग्रुप के बारे में कि मैंने ऐसा क्यों बोला। कहाँ गया भाई, की रूप, भ्राता क्रूप, वेर आर यू। जब जब तेरे पास मैं आया वो सुकून मिला जिसे कहें मौसम। CROUP, क्रूप। क्रूप का नाम बताओ भाई जल्दी से। दूसरा नाम, घर का नाम क्या होता है? लैरिंगियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, लैरिंगियो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये इन्फ्लामेशन हो जाता है इन तीनों का ड्यू टू, इन्फ्लामेशन तो हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? पहले तो अगर मैं इन्फेक्शन हो सकता है। अब इन्फेक्शन में भी बात करूं तो हमारे पास जो पहला मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो होता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, वो भी टाइप 1। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है, नहीं तो। और एक और चीज, ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसकी है? ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है मीजल्स की। इस चीज को याद रखना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स दैट इज क्रूप लैरिंजो ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक साइन देखने को मिलता है और वो साइन होता है स्टीपल साइन। ठीक है, एक मतलब चोंच आकार का, स्टीपल मतलब जो ऐसे एक चोंच सी होती है ना ऊपर की तरफ, वैसे आकार का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, दैट इज स्टीपल साइन। ठीक है, और हमें एक्सरे में क्या देखने को मिलता है, ये भी एक्सरे में देखने को मिलेगा, एक और थंब एपिग्लोटिक, थंब साइन देता है एपिग्लोटाइटिस में, ग्लोटाइटिस, एक थंब साइन दिखेगा हमें एपिग्लोटाइटिस में। ठीक है, और स्टीपल साइन हमें किस में दिखेगा? ग्रुप में। याद आ गया, मैंने एपिग्लोटाइटिस पढ़ाया था ना। ओए, थंब साइन दिखेगा और स्टीपल साइन किस में दिखेगा? ठीक है, अब अगर मैं इसके मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसके ट्रीटमेंट में हम जनरली O2 देते हैं, और O2 भी कूल ह्यूमिडिफाइड होती है। That's why in children we used to give by tent, mist cool mist tent। ठीक है, that is about the epiglottitis, main things। हो गया, चलो आगे बढ़े। ओके, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। चलो जल्दी बताओ कौन सी डिजीज में ये देखने को मिलता है? बताओ। देखो जी, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, इसमें क्या होता है, आईडी इंट्राडर्मल, हम इसमें 0.1 ml PPD प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव हम पुश करते हैं पेशेंट को। उसके बाद अगर ये स्किन है तो ये इंड्यूरेशन कितना है, अगर ये इतना है, इतना है,
इतना है, कितना इंड्यूरेशन बनता है, और इस इंड्यूरेशन को हम एम में काउंट करते हैं। जनरली ये दिया जाता है टीबी वाले पेशेंट्स में, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट क्यों दिया जाता है कि हमें इसमें देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी में टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन जो है वो हुआ है या नहीं, ठीक है। अगर हम इसे पॉजिटिव कब बोलते हैं, जब इन ड्यूरेशन 10 mm तक होती है। और एक और स्टार मार्क करके लिखना टीएसटी के बारे में, इट इज 10 mm मैंने बताया, इट इज पॉजिटिव एंड लेस देन 10 mm इट इज नेगेटिव, ठीक है। बट इफ it is 5 to 7 mm, it is also positive. And in what cases? In the cases of immunocompromised, जैसे HIV के पेशेंट्स, सेकेंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। मार्क कर लेना इसे, क्वेश्चन में आ जाए तुम बोलो सर आपने तो बोला था पॉजिटिव होता है। हाँ मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव होता है, बट ये एक स्पेशल कंडीशन है जिसमें ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है जब 5 to 7 mm की भी ड्यूरेशन हो इन द पेशेंट, स्पेशल पेशेंट्स ऑफ HIV एंड द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। समझ आ गया? चलो, the parents of a hospitalized child group asked the nurse why the pediatrician does not prescribe antibiotics. Which response would the nurse make? यार ये तो तुम होशियार हो, अभी इसकी पूरा समझाया किस वजह से होता है। और अगर पेरेंट्स बोलें कि भैया एंटीबायोटिक क्यों नहीं लिखी, अब बता दो इसका आंसर, मान जाऊंगा मैं। पहली बात तो ये एक वायरल इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट कॉमन होता है, जो लेरिंजोट्रैंकियोब्रोंकाइटिस है, क्रूप, ठीक है। पहली चीज मैंने ये बताई। और अब कुछ सिचुएशंस में हम एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, देते हैं। बट अब इसके ऑप्शन देखो, द चाइल्ड मे बी एलर्जिक, नो, व्हाट इज दिस द मे बी, आप अनुमान लगा रहे हो क्या? आप अनुमान नहीं लगा सकते, सो इट इज नॉट द राइट आंसर। द चाइल्ड इज टू यंग टू रिसीव एंटीबायोटिक्स, रियली, इज इट डिपेंडेंट अपॉन द एज? Antibiotics are not indicated unless a bacterial infection is present. Yes, this is the right answer. एंटीबायोटिक हम फ्री फंड में नहीं देते हैं जब तक कोई बैक्टीरियल कॉज ना हो। द चाइल्ड स्टिल हैज द मैटरनल एंटीबॉडीज फ्रॉम बर्थ, डज नॉट नीड एंटीबायोटिक्स, नो, इट इज ऑल्सो नॉट सेंस कि उससे थोड़ी कोई मतलब बनता है। मैंने बताया मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, दैट इज वायरस, ठीक है, वायरल डिजीज है, तो आप एंटीबायोटिक से ट्रीट थोड़ी कर सकते हो, एंटीवायरल ही आपको देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ इन्फेंट विद ब्रोंक्यूलाइटिस and diagnostic test have confirmed the respiratory syncytial virus RSV. Okay, good. On the basis of the finding, which is the most appropriate nursing action? चलो भाई शुरू हो जाओ। ठीक है, ब्रोंक्यूलाइटिस का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंक्यूलाइटिस, इन दोनों में फर्क बताओ मुझे फटाफट, कमेंट करो। ब्रोंकाइटिस और ब्रोंक्यूलाइटिस में फर्क बता दो जल्दी से, क्या क्या होता है, मैं मान जाऊंगा। पहली चीज तो देखो आपको एक इजी टिप दे देता हूँ इस क्वेश्चन की। जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है ना, ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एयरबॉर्न है, ये ट्रांसमिट हो सकता है और किसी में भी जा सकता है सामने वाले पेशेंट को। तो एक अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इनिशिएट स्ट्रिक्ट एंटेरिक प्रिकॉशंस, एंटेरिक बाय इट इज क्या हमारे खाने से फैलता है? मूव द इन्फेंट इनटू अ प्राइवेट रूम, यस। लीव द इन्फेंट इन द प्रेजेंट रूम बिकॉज आर इज नॉट कंटेजियस, क्यों नहीं भाई, ये होता है कंटेजियस, ये फैलता है। Inform the staff that using standard precautions is all that is necessary when caring. Standard precaution से फैलेगा, उसको प्राइवेट रूम में रखना है ताकि जो उसका वायरस है वो किसी और पेशेंट को, अगर मान लो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, उस पेशेंट को ना लग जाए, ठीक है। अगला आरएसवी के बारे में, ब्रोंक्यूलाइटिस है, फर्क बता दो मुझे जल्दी क्या होता है, मैं इतना सब कुछ नहीं बताऊंगा।
अलग से क्लास लूंगा तो हर एक चीज बताऊंगा मैं। ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकोलाइटिस में फर्क बताओ, और एम्फाइमा और एम्फाइसीमा में फर्क बताओ। चलो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, कमेंट करके बताओ, या जो मेरा यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल है या मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लिख सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर मैंने रिस्पॉन्स का एक डाल रखा है, उसमें आप भेज सकते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियोलाइटिस एंड एम्फाइमा एंड एम्फाइसीमा। जल्दी, ये होमवर्क है भाई, होमवर्क दे रहा हूं मैं ये। कर दिया, हाँ। कमेंट करके बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ कि इन दोनों में फर्क क्या होता है। जिसने बताया उसको अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा, ठीक है। आरएसवी का है, नर्स इंक्लूड द केयर प्लान क्या होना चाहिए, प्लेस द इन्फेंट इन प्राइवेट रूम। ये तो पहले ही ऑप्शन से पता लग गया, ये तो बहुत इजी है। कभी बार पता है क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन नहीं आता ना और पुराना क्वेश्चन उससे रिलेट हो, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर निकल जाते हैं। ये उसका एग्जांपल था, ठीक है। एंश्योर दैट द इन्फेंट्स हेड इज इन फ्लेक्स्ड पोजीशन। फ्लेक्स मतलब ऐसे, ऐसे होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्स्ड नहीं। वियर अ मास्क, गाउन, ग्लव्स व्हेन इन कांटेक्ट विद द इन्फेंट, यस। प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। प्लेस द इन्फेंट इन द टेंट दैट डिलीवर्स वार्म ह्यूमिडिफाइड एयर, नो। पोजीशन द इन्फेंट ऑन द साइड विद द हेड लोअर देन द चेस्ट। अच्छा, ये कौन सी पोजीशन होती है भाई। एंश्योर दैट नर्सिंग केयर फॉर द इन्फेंट विद आरएसवी डज नॉट केयर फॉर अदर हाई रिस्क चिल्ड्रन, यस। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का पेशेंट होगा तो आपको उस पर स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जितना मैंने हुआ मैंने समझाने की कोशिश करी, क्योंकि हर एक डिजीज को लेकर चलूंगा तो ये वीडियो भी लगभग 40-45 मिनट की बन चुकी है, और 40-45 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन कराना, क्योंकि मैं थ्योरीज में रैशनल भी दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, तो आप समझ जाओगे कि इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा पा रहा, मोस्ट एक्यूरेट पढ़ा पा रहा हूँ। अगर प्रॉपर थ्योरी क्लास लूंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। विद द ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर, क्या आप क्या क्या प्रिकॉशंस प्रोवाइड करोगे, हर एक चीज़।